हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा जो आगामी होने वाला है आपको 26 तारीख को, उसे देखते हुए और आपकी मांग पर यहाँ पर एक और माइनर एक रजिस्ट्रेशन एक्ट से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को मैं लेकर आया हूँ। चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आप कितना इसको बना पाते हो। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पंजीकरण अधिनियम 1908 में कितनी धाराओं को समावेश किया गया है, ये आपको बताना है। 91 धारा, 93 धारा, 95 धारा या 90 धारा, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका ब आएगा 93 धाराओं को। पंजीकरण अधिनियम प्रवृत्त हुआ 1 जनवरी 1908, 1 नवंबर 1909, 1 जनवरी 1909 या 1 नवंबर 1908 से, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सा आएगा 1 जनवरी 1909 से। पंजीकरण अधिनियम के विस्तार है संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत, जनजातीय क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत या नागालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत। जब ये 1909 में आया था अधिनियम, तो हम लगाते जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत के एक अभिन्न राज्य बन गया है, तो हम लगाएंगे संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंजीकरण अधिनियम के अधीन जिला न्यायालय से अभिप्रेत है। ये आपको बताना है कि जिला न्यायालय से क्या अभिप्रेत है। सही आंसर इसका सा आएगा, प्रारंभिक अधिकारिता में कार्य करता हुआ उच्च न्यायालय इससे संबंधित है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 2(4) में जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार जिला न्यायालय के अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ उच्च न्यायालय आता है। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में स्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ब आएगा, धारा 2(6) में परिभाषित किया गया है। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आता है भूपथ वस्तुएं, भूबद्ध वस्तु से जकड़ी हुई वस्तुएं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सा आएगा, जो भूमि से बद्ध हो, भूबद्ध वस्तुएं, भूमि से लगी हुई वस्तुएं और भूमि से जकड़ी हुई वस्तुएं, अगर आपने बांध के उसको रखा है, ये दोनों आ जाएंगे, तो सही आंसर इसका सा आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। यहां पर क्वेश्चन पूछा है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता, ये आपको बताना है। उगती हुई फसलें, खड़ा काष्ठ, घास। सही आंसर ड आएगा, ये सब नहीं आते। न उगती फसलें, खड़ा काष्ठ, घास यद्यपि भूबद्ध है, लेकिन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अधीन पट्टे को परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका ब आएगा, धारा 2(7) में पट्टे को परिभाषित किया गया है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 2(7) में परिभाषित पट्टे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, पट्टे के अंतर्गत क्या आता है। प्रतिलेख, काबूलियत, कृषि अधिभोग करने का वचन, उपरोक्त सभी, तो ये सब के सब आ जाएंगे, चाहे आप प्रतिलेख दे रहे हो, चाहे काबूलियत कर रहे हो, या कृषि अधिभोग करने का वचन दे रहे हो। पंजीकरण अधिनियम की धारा 2(7) में परिभाषा में परिभाषित पट्टे के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो पट्टे पर देने का करार, कृषि करने का अधिकार, उपभोग का अधिकार या उपरोक्त सभी, ये आपसे आंसर है। सही आंसर इसका सा आएगा, उपभोग का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। इसमें अगर मैं बात करूं, तो आपका जो है पंजीकरण अधिनियम की धारा 2(7) में परिभाषित पट्टे के अंतर्गत प्रतिलेख, काबूलियत, कृषि या अभियोग करने का वचन और पट्टे पर देने का करार करते हैं, आता है। पट्टे के अंतर्गत उपभोग करने का अधिकार नहीं आता, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं,
रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्ति से संबंधित प्रावधान उपबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसमें सा आ जाएगा पंजीकरण अधिनियम की धारा 3 में। पंजीकरण महानिरीक्षक नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर इसका सा आएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस अधिनियम के अधीन जिले और उप जिले विनियमित करने हेतु सशक्त किया गया है? ये 7वां का क्वेश्चन, इसमें भी नो डाउट ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो इसमें ब आ जाएगा राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये क्वेश्चंस का है। नो डाउट जब राज्य सरकार के अंतर्गत है तो वह आएगा राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति होने का पात्र है? ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। सही आंसर इसका सा आएगा, ऐसा व्यक्ति जो लोक अधिकारी हो या ना हो किंतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो। माने कौन करता है इसको? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चाहे लोक अधिकारी हो या ना हो, तो ये रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जबकि अनुपस्थिति के कारण किसी रजिस्ट्रार के पद में अस्थायी रिक्ति हो, उस दशा में रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन आया है। सही आंसर इसका आ आएगा, ऐसे जिला न्यायाधीश द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं में वह रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है। तो वो रिक्ति के दशा में वो न्यायाधीश उस रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। धारा 10, 11 एवं 12 के अधीन की गई नियुक्तियों की रिपोर्ट किसके द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी? ऐसा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ब आएगा, महानिरीक्षक द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 16 किसके विषय में उपबंध करती है? सही आंसर इसका सा आएगा, रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्निसाह पेटी। जो 16 धारा दिया गया है ये रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्निसाह पेटी के बारे में उपबंध करने को दिया गया है या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में उन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? सही आंसर ब आएगा, धारा 17 में। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? ये क्वेश्चन था। स्थावर संपत्ति के दान का लिखित, ऐसी निर्वर्षित लिखित जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समानुदेशन, परिसीमन, निर्वापन के लेख किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अभिस्वीकार करती है। वर्षानुवर्ष या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थापित संपत्ति के पट्टे। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है। और उपरोक्त सभी का, तो सही आंसर द आएगा, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंजीकरण अधिनियम की धारा में वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन को वर्णित किया गया है। तो वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन को वर्णित जो किया गया धारा 18 में, विकल्प है, आप करना चाहे तो करो, नहीं करना चाहे तो मत करो। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है? यहाँ पर क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति के दान का लिखित, ऐसे निर्वासियती लिखित जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समानुदेशन, परिसीमन या निर्वापन के लेख किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अभिस्वीकार करती हो। वर्षानुवर्ष 1 वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे, ऐसे लिखित जो ऐसे किसी भी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समानुदेशन, परिसीमन या निर्वापन लेख किसी प्रतिफल की प्राप्ति या उसका संदाय
अभिस्वीकार करती है। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर द ही आएगा चौथे का। ऐसा लिखित जो ऐसे किसी भी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समानुदेशन, परिसीमन, निर्वापण, लेख, किसी प्रतिफल की प्राप्ति या उसके संदाय अभिस्वीकार करती है। ये आंसर चौथे का आपका द आएगा। पांचवा है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अधीन दस्तावेजों को उपस्थिति करने के लिए समय सीमा दिया गया है। तो समय सीमा क्या है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका 4 मास। अधिकांश में इस अधिनियम के तहत 4 मास का समय सीमा याद रखेंगे दिया गया है। हालांकि अलग अलग भी दिए गए हैं, लेकिन 4 मास बहुत सारे अधिनियम में इसमें दिए गए हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस आता है, पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अधीन दस्तावेजों का पुनः पंजीयन उपबंधित है? ये आपका क्वेश्चन है। सही आंसर इसका द आएगा धारा 23 का के अंतर्गत। जहां किसी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के पक्षकार को यह ज्ञात होने पर कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अविधि मान्य है, तब वह कितने दिनों के भीतर पुनः रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा? सही आंसर इसका सा आएगा 4 माह के भीतर। मैंने बोला था 4 माह, अक्सर इसमें आपको याद रखना होगा, हालांकि अन भी याद रखना होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने आता है, जहां की दस्तावेज को विभिन्न समयों पर निष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं, वहां ऐसे दस्तावेज हर एक निष्पादित की तारीख से कितने समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत और पुनः रजिस्ट्रीकृत के लिए उप 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 स्थापित की जा सकेगी? क्वेश्चंस आपके सामने था। सही आंसर इसका भी आएगा स, अर्थात 4 मास के भीतर। 4 मास के भीतर आप बार बार बोला, बहुत सारे जो चीज इसमें 4 मास ही आपको दिए गए हैं समय सीमा। पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 के अधीन दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब की दशा में किसके द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? चौथा का आंसर ब आएगा, नो डाउट। रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण करेगा तो रजिस्ट्रार ही जुर्माना भी अधिरोपित करेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 के अधीन जुर्माने की कितनी रकम पर कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा? सही आंसर इसका आएगा ब, रजिस्ट्रीकरण फीस का 10 गुना के बराबर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रजिस्ट्रीकरण फीस के 10 गुना के बराबर। क्वेश्चन है, भूमि संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके कार्यालय में उपस्थिति किया जाएगा? सही आंसर इसका ब आएगा, उप रजिस्ट्रार कार्यालय में, जिसके उप जिले में वह संपत्ति स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन किसी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाली किसी भी दस्तावेज का स्वविवेक में प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत कर सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार है। सही आंसर ब आएगा, रजिस्ट्रार। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए उप स्थापित कर सकेगा? तो उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति बिल्कुल कर सकेगा। अज्ञप्ति या आदेश की प्रति की दशा में उस अज्ञप्ति या आदेश के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति ये भी कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि असमानुदेशित बिल्कुल कर सकेगा। तो ये तीनों चीज दिया गया, मतलब द आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति रजिस्ट्रार कार्यालय में उप संजाति से छूट प्राप्त है? यहां पर क्वेश्चन आपका आएगा, वे व्यक्ति जो अंग शैथिल्य के कारण जोखिम में घोर असुविधा के बिना उसे हाजिर होने में असमर्थ है, बिल्कुल आएगा। वे व्यक्ति जो सिविल दांडिक आदेशिका का अधीन जेल में है, कैसे पहुंच पाएगा? बिल्कुल सही, छूट है। वे व्यक्ति जो न्यायालय में स्वीप उप संजाति विधि द्वारा छूट है, ये सब के सब मतलब द आ जाएगा उपरोक्त सभी। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में बिलों के निक्षेप संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऐसा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका स आएगा, धारा 41 में।
क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बिल किसके समक्ष निक्षिप्त की जाती है? ये पहला क्वेश्चन आपके सही आंसर इसका ब आएगा, रजिस्ट्रार के समक्ष। रजिस्ट्रार के समक्ष ये निक्षिप्त की जाती है। सत्य कथन बताइए। कोई भी दस्तावेज जो धारा 17 द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किसी भी उपबंध द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, जब तक उसका रजिस्ट्रीकरण न हो गया हो, उसे समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा दंतक ग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदत्त न करेगा अथवा ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जाएगी। उपरोक्त सभी सत्य है, इसमें से आपको बताना है। नो डाउट इसमें आंसर द आ जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में उप रजिस्ट्रार को विशेष कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर इसका ब आएगा, धारा 64 में। धारा 64 में विशेष कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अधीन जुर्माना का परिहार किया जा सकता है? क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ब आएगा, धारा 70 में जुर्माने का परिहार किया जा सकता है। यहां पर रोका जा सकता है, थोड़ी देर के लिए हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 24 से धारा 34 के अधीन उद्धृत किसी जुर्माने और समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के बीच में अंतर का पूर्णतः या भागतः परिहार कर सकता है? ये क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ब आएगा, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार संबंधित है तो रजिस्ट्रार ही इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील कहां होगी? ये आपका क्वेश्चन है। सही आंसर सा आएगा, उप रजिस्ट्रार पर अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार के यहाँ। नो डाउट कि जो भी उप रजिस्ट्रार होगा उस पर जो अधिकारिता रखेगा वहीं पर उसके यहाँ अपील हो पाएगी। निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने इनकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध रजिस्ट्रार की यहाँ अपील कितने समय में होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सही आंसर है 30 दिन के भीतर। ये याद रखेंगे, 30 दिन के भीतर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। रजिस्ट्रार धारा 76 और धारा 72 के अधीन किए गए किसी आदेश की अपील कहां होगी? ये क्वेश्चंस आता है कमिश्नर के समक्ष, महानिरीक्षक के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका द आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर रजिस्ट्रार धारा 76 और धारा 72 के अधीन किए गए किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प जो आएगा द आएगा, सत्य होगा। जो व्यक्ति दस्तावेज का पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण की क्षति पहुंचाने का आशय से अद्भुत है या से उद्भुत है, मैंने किया है, करने के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1807 में यथा परिभाषित क्षति पहुंचाएगा, वह दंडनीय होगा। ऐसा क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका ब आएगा, 7 वर्ष के कारावास या जुर्माना, ये दोनों से वह व्यक्ति क्या होगा? दंडनीय होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जो व्यक्ति मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों के अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण या दुष्प्रेरण करेगा, वह दंडनीय होगा। सही आंसर है इसका भी यही, 7 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से वह व्यक्ति दंडनीय होगा। क्वेश्चंस आपके सामने आता है। जो कोई बिना लाइसेंस के दस्तावेज लिखेगा वह दंडनीय होगा। सही आंसर इसका ब आएगा, 200 रुपए
तक विस्तारित होने वाले जुर्माने से। बिलों के भिन्न दस्तावेजों को किसी भी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में क्वेश्चन है वह आएगा 2 वर्ष तक, याद रखेंगे 2 वर्ष तक अधिकृत अदाविकृत रहे नष्ट की जा सकेगी। माने इसका आंसर 2 वर्ष आएगा, 2 वर्ष से अधिक हो गया तो उसको नष्ट किया जा सकेगा। पंजीकरण अधिनियम की किस धारा में सरकारी ऑफिसरों या कतिपय लोककृत कार्यों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपबंधित किया गया है? सही आंसर ब आएगा धारा 88 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अधीन सरकार द्वारा या पक्ष में निष्पादित कुछ दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण से छूट प्रदान की गई है? सही आंसर ब आएगा धारा 90 में। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पुस्तक 2 से संबंधित है, माने क्या संबंधित है? सही आंसर इसका ब आएगा रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए कारणों का अभिलेखन से। अज्ञप्ति या आदेश के प्रति रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत की जा सकती है, तो सही आंसर इसका अ आएगा ऐसी अज्ञप्ति या आदेश किए जाने के दिन से 4 मास के भीतर। इस पॉइंट में समय सीमा 4 मास और 30 दिन, बस याद रखना है, तो आपको समय सीमा वाला पूरा ये वाला याद हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।